हेलो बच्चों, अभिषेक स्टडी जोन पर आप सभी का स्वागत है। मैं आशीष कुमार पाठक आप सभी लोगों को आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा, ठीक है। और हम लोग जानेंगे उनके जीवन परिचय के बारे में। तो आइए जानते हैं, एक एक बिंदु पर चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम 30 दिसंबर 1884 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। उससे पहले मैं आप लोग से यह पूछना चाहता हूँ कि आप सभी कैसे हैं। ठंडा बहुत ज़्यादा है, ठंडा में बचना है और उसके साथ साथ हमको पढ़ाई भी करना है, ठीक है। और आज हम लोग जानेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। उनकी एक जो रचना है भारतीय संस्कृति, उसके विषय में हम सभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विषय में। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो है 30 दिसंबर 1884 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 30 दिसंबर सन 1884 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अब इनके जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म स्थान छपरा के जीरादेई नामक स्थान पर। कहाँ के भैया? छपरा जिला, बिहार राज्य। और कौन सा गांव? जीरादेई नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके जो पिताजी की बात करें तो इनके पिता का नाम क्या है भैया? महादेव सहाय। इनके पिता का क्या नाम है भाई? महादेव सहाय। और इनकी माता के विषय में बात करें तो इनकी माता का जो नाम है, इनकी जो माता का नाम है वो क्या है भैया? तो कमलेश्वरी है। क्या है भैया? कमलेश्वरी है। इतनी बातें क्लियर है। अब आगे हम लोग जानते हैं इनकी शिक्षा दीक्षा के विषय में कि इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई। तो इनकी शिक्षा दीक्षा हुई कोलकाता यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र से इन्होंने क्या किया? पोस्ट ग्रेजुएट किया और लॉ में पोस्ट ग्रेजुएशन के पद प्राप्त किए और लॉ में डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त किया इन्होंने, ठीक है। इनकी भाषा के विषय में बताएं तो इनकी भाषा जो भैया है क्या है? वो है सरल, सुबोध और व्यवहारिक इनकी भाषा है। इनकी शैलियों की बात करें तो इनकी विवेचनात्मक शैलियाँ हैं, भावात्मक शैलियाँ हैं, वर्णनात्मक शैली हैं, ठीक है। ये इनकी शैलियाँ हैं। और इनके मृत्यु के विषय में बताएं तो इनका मृत्यु सन 1963 ईस्वी में 28 फरवरी सन 1963 ईस्वी में इनका क्या हुआ था भैया? मृत्यु हुआ था। इतनी बातें क्लियर है? इतनी बातें आप सभी को समझ में आ रही है ना? चलिए आगे जानते हैं। अब इनकी कृतियों के विषय में बताएं तो इनकी कृतियां भारतीय शिक्षा, इनकी कृतियां भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृति। क्या भाई? शिक्षा और संस्कृति, ठीक है। और इनकी एक रचना और है क्या? मेरी आत्मकथा, बापू के कदमों में, मेरी यूरोपीय यात्रा और संस्कृति का अध्ययन। ये सभी इनकी कृतियां हैं, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। तो आगे हम लोग लिखेंगे जीवन परिचय। तो आइए हम लोग इसको लिखना आरंभ करते हैं, इनका जीवन परिचय के विषय में, ठीक है। देखिए बच्चों, अभी हमने यहाँ पर नोट किया है बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए आइए जानते हैं इनके जीवन परिचय के विषय में। जो भी लिखे हैं यहाँ पर हमने क्या क्या यहाँ पर नोट किया है, देखिए। लिखा हमने कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब? 3 दिसंबर सन 1884 ईस्वी को बिहार के छपरा जिला के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम, इनके जो पिता का नाम है वो क्या है? महादेव सहाय। और माता का नाम क्या है भैया? कमलेश्वरी देवी था। प्रसाद जी बड़ी ही मेधावी छात्र थे। कैसे छात्र थे? मेधावी छात्र थे। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय, कौन सा विश्वविद्यालय? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय से क्या किया? एमए किया, ठीक है। और मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में, कौन से जिले के कॉलेज में? तो मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में इन्होंने क्या किया भैया? अध्ययन करने लगे, ठीक है। फिर कह रहा है कि पटना और कलकत्ता हाई कोर्ट में इन्होंने क्या किया भैया? वकालत का कार्य भी किए। क्या किए? वकालत का कार्य भी किए, ठीक है। अब देखिए
कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे। कितने बार? 3 बार अध्यक्ष चुने गए। क्या चुने गए? अध्यक्ष। कौन सी पार्टी का? तो कांग्रेस पार्टी का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के 3 बार अध्यक्ष चुने गए हमारे जो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। कौन से विद्यालय से इन्होंने एमए किया? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय से। ठीक है। और कहाँ पर अध्ययन करने लगे? तो मुजफ्फरपुर जिले में अध्ययन करने लगे। आइए अब आगे देखिए। कह रहा है कि सन 1962 ईस्वी में, कब? सन 1962 ईस्वी तक भारत के राष्ट्रपति पद को इन्होंने क्या किया? सुशोभित किया, अलंकृत किया, यानी सुशोभित किए। ठीक है। और सन 1962 ईस्वी में, सन 1962 ईस्वी में इन्हें सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से अलंकृत किया गया। किससे अलंकृत किया गया? भारत रत्न से अलंकृत किया गया। ठीक है, अर्थात सुशोभित किया गया। ठीक है। अब देखिए, कह रहे कि 28 फरवरी सन 1963 ईस्वी में राजेंद्र बाबू इस संसार को त्याग करके स्वर्ग सिधार गए, अर्थात इस भूमि को त्याग करके क्या हो गए? चले गए। अब देखिए आगे कह रहा है इनकी कृतियों के विषय में। तो इनकी कृतियां प्रमुख हैं नागरी प्रचारणी सभा, ये इनकी कृतियां हैं। पहली नागरी प्रचारणी सभा, दक्षिण भारत हिंदी का प्रचार सभा। उसके बाद कह रहे कि माध्यम से हिंदी को समृद्ध बनाने के लिए इन्होंने क्या दिया भैया? महत्वपूर्ण योगदान दिया। कह रहे कि नागरी प्रचारणी सभा एवं दक्षिण भारत हिंदी का प्रचार प्रसार करने में इनके माध्यम से, यानी प्रसाद जी के माध्यम से समृद्ध बनाने का यह क्या था भैया? महत्वपूर्ण इन्होंने क्या दिया? योगदान दिया। अब देखिए इनकी प्रमुख रचनाओं के विषय में हमने यहाँ नीचे दर्शाए हैं। थोड़ा अभी देखेंगे इसके नीचे। देख सकते हैं, कह रहे कि भारतीय शिक्षा, पहली इनकी रचना जो है क्या है भैया? तो पहली जो रचना है भारतीय शिक्षा। ठीक है। दूसरी जो रचना है क्या है? गांधी जी की देन। तीसरी है शिक्षा और संस्कृति। क्या है? शिक्षा और संस्कृति। चौथी क्या है? मेरी आत्मकथा। अब अगली क्या है भैया? बापू जी के कदमों में, यहाँ तक। उसके बाद मेरी यूरोप यात्रा, संस्कृति का अध्ययन। उसके बाद खादी का अर्थशास्त्र, और लास्ट जो है अंतिम है चंपारण में महात्मा गांधी। ठीक है। ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक है। इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना जिसको माना जाता है वह है भारतीय शिक्षा और मेरी यूरोप यात्रा। मेरी यूरोप यात्रा जो है सबसे महत्वपूर्ण, सबसे कहे तो कभी पूछ भी अत्यधिक बार पूछा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की इन रचनाओं को। तो आप इस रचनाओं को अच्छे तरीके से क्या करिएगा? अध्ययन करिएगा। ठीक है। और अब हम लोग आगे जानेंगे उनकी जो प्रमुख रचना है भारतीय संस्कृति, उसके विषय में हम लोग जानेंगे। अर्थात भारतीय शिक्षा का ही प्रारूप है भारतीय संस्कृति, जो हमारा अध्याय है, चतुर्थ अध्याय है, यानी चौथा स्थान है। 3 हम लोग अध्याय पढ़ लिए हैं गद्यांश में। आज हम लोग चौथे अध्याय को बहुत ही अच्छे तरीके से जानेंगे। ठीक है। तो आइए देखते हैं और समझते हैं। वह एक तत्व है जो आज तक मिटाया नहीं जा सकता। क्या है भैया? आज तक इसे मिटाया नहीं जा सकता है। यही तो बात कह रहे हैं और बहुत ही अच्छी बात कह रहे हैं। अब हम आगे जानेंगे इनके एक और गद्यांश के विषय में। ठीक है। तो इतनी बातें सबको क्लियर हो गई होगी, और जिनको नहीं हुई होगी वह देख सकते हैं।
देखो बच्चों, आगे इसमें है, कह रहे कि अगला प्रश्न पूछा है कि हमारे अस्तित्व को कौन कायम रखे हुए है। कौन भैया कायम रखे हुए हैं? तो भारतीय संस्कृति की एकता तत्व है जो हमारे क्या किया है भैया, अस्तित्व को कायम रखा हुआ है। भारतीय संस्कृति की एकता, ठीक है, भारतीय संस्कृति की एकता जो है हमारे अस्तित्व को कायम रखा हुआ है। अब अगला देखिए, भारतीय संस्कृति रूपी विशाल सागर का जल किसके द्वारा मलिन हो गया? तो किसके द्वारा मलिन हो गया है? तो स्वयं से दूसरों को भिन्न मानने की हमारी विषमता, स्वयं से दूसरों को भिन्न मानने की हमारी क्या है, विषमता और अनेकता की भावना के द्वारा भारतीय संस्कृति रूपी विशाल सागर का जल ही क्या हो गया भैया, मलिन हो गया। इतनी बातें क्लियर है? इतनी बातें आपको समझ में आ रही है? किसी को कहीं से कोई दिक्कत है? कहीं से किसी को कोई दिक्कत है तो बतावें। चलो, ये हमारा गद्यांश हुआ संपूर्ण। अब देखिए, समझ में नहीं आएगा ना तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके और फिर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा भैया, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे। अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो बार बार इस चीज को देखेंगे आप लोग, ठीक है। देखिए बच्चों, आगे अगला हमारा गद्यांश है भारतीय संस्कृति में। अगली गद्यांश है कि कह रहा है ये कि आज का विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है, ठीक है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष दूसरे व्यक्ति समूह को गिराने में होता ही रहा है। गिराने में होता ही रहेगा। कोई भी व्यक्ति इसका लाभ उठाकर किसी भी व्यक्ति को उच्च स्तर पर ले जाने का प्रयास नहीं कर रहा है, तो क्या कर रहा है कि उससे और उस स्तर से नीचे करने का प्रयास कर रहा है, यही कह रहा है। और देखिए, कह रहे कि इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है। क्या करना है? जागृत रखना है। और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों का क्या करना है, हाथ में रखना होगा, जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को क्या कर सके, प्रोत्साहित कर सके। लिखा है ना, प्रोत्साहित कर सके। और कह रहा है, और भोग भावना को दबाए रखे। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती है, ठीक है। कह रही कि वह नैतिक अंकुश यह चेतना या भावना ही दे सकती है। उसके उपयोग को नियंत्रित भी। अब देखिए, इसको कहने का मतलब क्या है, इसको व्याख्या लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, संदर्भ आपको मैं बता ही चुका हूं। अब देखिए आगे कह रहे कि रेखांकित अंश की व्याख्या तो कैसे हमने किया है। देखिए, कह रहे कि आधुनिक युग को वैज्ञानिक युग कहा जाता है। आधुनिक युग को वैज्ञानिक युग कहा जाता है, ये तो सबको पता है कि आधुनिक युग को वैज्ञानिक युग कहा जाता है। आगे देखो, कह रहा है कि विज्ञान ने मानव को क्या किया, असीमित शक्तियां प्रदान की।
असीमित शक्तियाँ प्रदान की, मतलब बहुत अत्यधिक शक्तियाँ क्या की, प्रदान की। लेकिन यह क्या कर रहा है मानव, कह रहे कि विज्ञान से प्राप्त इस शक्ति का प्रयोग कुछ लोग अपनी उन्नति के लिए करते हैं। कुछ लोग को इसका उपयोग, इसकी शक्ति का उपयोग अपनी उन्नति के लिए करते हैं, लेकिन वहीं पर जो दुष्ट व्यक्ति के लोग हैं वो क्या करते हैं कि कह रहा है कि किंतु कुछ लोग दूसरों का विनाश करने के लिए इस शक्ति का उपयोग करते हैं। दूसरों का क्या करने के लिए भैया, विनाश करने के लिए। क्या करने के लिए, विनाश करने के लिए इस शक्ति का प्रयोग करते हैं। और कहा है कि विज्ञान की शक्ति प्राप्त करके व्यक्ति, समूह अथवा राष्ट्र अपने विपक्षी व्यक्ति, समूह अथवा राष्ट्र को हानि पहुंचाने के लिए अथवा उसे नष्ट कर देने के प्रयासों में लगा हुआ है। अतः हमें ऐसी भावना विकसित करनी होगी जिससे मानव द्वारा विज्ञान शक्ति का दुरुपयोग न हो सके। हमें ऐसा कार्य करना होगा, ऐसी देश में चाहे विदेशों में ऐसी भावनाएं प्रकट करनी होगी जिससे कि वह दूसरे व्यक्ति का हानि न कर सके, किसी देश को हानि न पहुंचा सके। ठीक है, आप अभी अभी एक न्यूज़ अगर देखे होंगे तो आप जानते होंगे कि अमेरिका ने क्या किया, अपनी स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए वेनेजुएला एक देश है, वहाँ के राष्ट्रपति को ही गिरफ्तार करवा लिया। और क्या, और 12-1 बजे रात को जब सभी सोए हुए हैं उस टाइम वो क्या कर रहा है कि बमबारी कर रहा है वहाँ पर। ठीक है, तो अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए। तो वही कह रहे हैं कि मानसिकता कुछ ऐसे व्यक्ति की मानसिकता है जो दूसरों को हानि पहुँचाने का ही प्रयास करते हैं। ठीक है, अब देखो कह रहे हैं कि हमें ऐसी भावना विकसित करनी होगी जिससे मानव द्वारा विज्ञान क्या हो सके, विज्ञान की शक्ति का कभी भी दुरुपयोग न हो सके। ठीक है, बात आई समझ में। अब आगे देखो, कह रहा है, अब आगे कह रहा है भाई कि जिससे मानव द्वारा विज्ञान विकसित दुरुपयोग ना हो सके। अब इसके बाद इस भावना को जागृत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, निरंतर प्रयास करना चाहिए। ठीक है, प्रयास करने की आवश्यकता है। और ऐसी भावना विकास केवल नैतिकता से हो सकता है। ऐसी भावना विकास के लिए केवल नैतिकता से ही हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, मुझे एक पंक्ति याद आ रही है, इस बात को लेकर के अगर बैठ जाए ठीक तो अच्छा है। कह रहे कि कितनी भी दलदल हो जिंदगी में पैर जमाए ही रखना। चाहे हाथ खाली हो जिंदगी में लेकिन उसे उठाए रखना। कौन कहता है कि छन्नी में पानी नहीं रुक सकता है? कौन कमबख्त कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुक सकता? अपना हौसला बर्फ जमने तक बनाए रखना है, अपना हौसला जमने तक बनाए रखना है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि विज्ञान के कहीं ना कहीं कुछ व्यक्तियों के द्वारा तो अपनी उन्नति के कार्य में उसका उपयोग किया जा रहा है। विज्ञान बहुत सी शक्तियाँ प्रदान किया है और कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि उसकी अपनी उन्नति के लिए उसका प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे दुष्ट व्यक्ति हैं, ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं जो दूसरों को बढ़ता देख करके अंदर ही अंदर टूट पड़ रहे हैं और और क्या कर रहे हैं, विज्ञान के शक्तियों का दुरुपयोग करके उसकी हानि कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर समझ में आ गई। अब कुछ प्रश्न हैं उसको हम लोग करेंगे और जानेंगे। ठीक है भाई,
देख सकते हैं। किसी को लिखना होगा तो लिख लेगा, और किसी को नहीं लिखना होगा, समझ में आ गया होगा एक एक बिंदु, तो सही है। एक बार और देख लो। कह रहा है क्या? कह रहा है कि आधुनिक युग को वैज्ञानिक युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक युग कहा जाता है। विज्ञान ने मानव को असीमित शक्तियाँ प्रदान की है, ये भी बात सही है। फिर कह रहा है विज्ञान से प्राप्त इन शक्तियों का प्रयोग कुछ लोग तो अपनी क्या कर रहे हैं भैया, उन्नति के लिए प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर जो कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के हैं कि विज्ञान की शक्ति प्राप्त करके प्रत्येक व्यक्ति, समूह अथवा राष्ट्र अपने विपक्षी व्यक्तियों का, ठीक है, क्या कर रहे हैं, उसे नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है भाई, इतनी बातें क्लियर है? इतनी बातें आपको समझ में आ रही है? हाँ, इतनी बातें समझ में आ रही है ना? चलो ठीक है। तो ये बिंदु आप इसको समझ गए होंगे तो अच्छा है, और इसको लिख लेंगे। अगर नहीं समझ में आए हो, अगर कहीं पे दिक्कत हो जाए मेरे भाई, देखिए, इंसान से, हर एक इंसान से गलती हो रही होगी। मैं ये नहीं कि मैं भगवान हूँ, अगर मेरे से भी कहीं किसी बिंदु पर कोई गलत बात आ गई हो तो आप अपने बड़े भाई या छोटे भाई समझ करके क्या करिएगा, उसको बताइए कि सर आप यहाँ पे गलती कर रहे हैं, तो ताकि मैं उसमें सुधार ला सकूँ। ठीक है, बाकी जो भी मैं बताया हूँ वो एक एक बिंदु आपका माइंड में बैठ गया होगा। चलो अब इसमें कुछ और प्रश्न को हम लोग करते हैं। ठीक है, बात आ रही समझ में? देखिए बच्चों, भारतीय संस्कृति का अंतिम गद्यांश है, और इसमें कुछ लिपियों के बारे में दर्शाया है। ठीक है, कुछ लिपियों के बारे में दर्शाया है, और कुछ और भी बातों को बताया है। जैसे में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि कह रहा है, यहाँ से देखिए, पहले पढ़ेंगे हम लोग गद्यांश की, गद्यांश में क्या क्या बात कहा है उस विषय में हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखिए, कह रहा है कि वर्तमान युग में भारतीय संस्कृति के समन्वय के प्रश्न के अतिरिक्त यह बात भी विचारणीय है। ठीक है, यह बात भी क्या है, विचारणीय है कि भारत के प्रत्येक प्रादेशिक भाषा के अनुसार सुंदर और आनंदप्रद कृतियों का स्वाद भारत के अन्य प्रदेशों के लोगों को कैसे चखाया जाए। ठीक है, अगर हम इसका व्याख्या करें तो कैसे करेंगे, तो लिखेंगे कि लेखक यहाँ पर सुझाव देते हैं कि सभी भाषाओं की कृतियों का दूसरे प्रदेशों की अन्य प्रदेशों लिया है ना, यानी दूसरे प्रदेशों के लोगों को क्या किया जाए, देवनागरी जो लिपि है, ठीक है, अन्य दूसरे प्रदेश की सभी भाषाओं में अनुवाद किया जाना चाहिए, ताकि सभी को संभव हो। ठीक है, सभी लोगों को सबकी भाषाओं को समझ में आना चाहिए ना भाई ना, वही बात कह रहा है। और क्या कह रहा है कि समझता हूँ कि इस बारे में दो बातें विचारणीय है। क्या इस संबंध में उचित नहीं होगा कि प्रत्येक भाषा की साहित्यिक संस्थाएं उस भाषा की जो कृतियां हैं वो क्या है भाई, संघ लिपि अर्थात देवनागरी में क्या होनी चाहिए, छपवाने का आयोजन करना चाहिए। और लेखक कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि कम से कम जहाँ तक उत्तर की भाषाओं का संबंध है, यदि वे सब अपनी कृतियों को, ठीक है, देवनागरी में छपवाने लगे तो उनका अनुवाद स्वाद लगभग
सारे लोग यानी सारे उत्तर भारत के लोग क्या करेंगे, आसानी से चख लेंगे या आसानी से ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि इन सब भाषाओं पे इतना साम्य है कि इतना साम्य है कि एक भाषा का अच्छा ज्ञान ज्ञाता दूसरी भाषा की कृतियों को स्वल्प परिश्रम से यानी अपनी थोड़ी परिश्रम से क्या हो समझ जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी परिश्रम से ही समझ जाएगा। यानी वो कहना चाहता है कि ऐसे भाषा हो जो हमारे पूरे उत्तर भारत में या कहें तो पूरे भारत देश के प्रत्येक राज्य को, प्रत्येक प्रदेश के सभी लोगों को सभी बातें अनुवादित कर सकें, सभी लोग समझ सकें। ठीक है, अब देखिए आगे। अब इसका हम लोग संदर्भ भी लिखेंगे तो थोड़ा इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्यपुस्तक गद्य खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। ठीक है, इसके लेखक कौन है भैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है, अब उस तरह भी मैं बताया हूँ तो वो भी सही है, ये भी लिख सकते हैं। थोड़ा इसमें इसको ऐसे लिखवाए क्योंकि इसकी विवेचनाओं को इसमें बताना था। कह रहे कि इसमें लेखक ने क्या किया, नीतिक अंकुश के साथ विज्ञान की शक्ति के उपयोग की आवश्यकता के विषय में बताया है। ठीक है, मतलब विज्ञान के विषय में बताया है कि ताकि सभी कुछ समझ में ऐसा अनुवाद हो, ऐसा ट्रांसलेट हो कि ताकि सभी व्यक्ति, सभी देश के प्रदेश के व्यक्ति उस बात को समझ जाए कि वह क्या लिखा गया है, उसके बारे में क्या मूल बातें हैं। ठीक है, यथार्थ क्या है उसका। अब देखिए, इस अब गद्यांश का हम लोग व्याख्या करेंगे तो कैसे लिखेंगे कि यहाँ लेखक सुझाव देता है कि यहाँ लेखक क्या करता है भैया, यहाँ पर लेखक सुझाव देता है कि यहाँ पर लेखक यह सुझाव देता है कि सभी भाषाओं की कृतियों का दूसरे प्रदेशों की सभी भाषाओं में अनुवाद किया जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर कह रहे कि यहाँ सुझाव देता है कि सभी भाषाओं की कृतियों का दूसरे प्रदेशों की सभी भाषाओं में अनुवाद किया जाना चाहिए। किया जाना संभव नहीं है, इसलिए उन सभी को एक समान करने का वह बात कह रहा है। कह रहे किंतु उन सभी लोगों के द्वारा राष्ट्रभाषा हिंदी को देवनागरी लिपि में अनुवाद करने में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए वो कह रहा है कि हिंदी की जो भी भाषाएं हैं या अन्य प्रदेश की, भारत देश की जो भी भाषाएं हैं, अन्य प्रदेश की जो भी भाषाएं हैं, वह एक समान देवनागरी लिपि में लिखी जाए कि ताकि अन्य प्रदेश के लोग भी इस बात को समझ सकें कि उस वाक्य में क्या लिखा गया है, उसका यथार्थ क्या है। ठीक है, अब देखो, अब ये कह रहा है यदि इन सभी भाषाओं की प्रकाशन देवनागरी लिपि होने लगे तो उत्तर भारत के सभी भाषा या भाषी दूसरी भाषाओं के साहित्य का रसवादन यानी चख सकते हैं और सरलता से करने लगेंगे, यानी सरलता से इसका अनुवाद करने लगेंगे। और जब अनुवाद कर लेंगे तो प्रत्येक प्रदेश के जो भी वैज्ञानिक गतिविधियां हैं उसे आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, यही लेखक का तात्पर्य रहा। ठीक है, इतनी बातें में किसी को कहीं से कोई दिक्कत, इसमें कहीं से कोई दिक्कत हो तो बताओ, अगर नहीं है तो आगे इसमें का अगला पॉइंट बताएं। आगे जानते हैं अब इस अध्याय के विषय में। हमारी जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की यह रचना है, यह भारतीय संस्कृति, इसके विषय में हम लोग जानेंगे।
तो ये गद्यांश क्या कह रहा है, पहले इसको पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद इसके बारे में बताएंगे। कह रहे कि यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष था। अनंत काल तक क्या था भैया, अनंत काल तक अप्रत्यक्ष था, प्रत्यक्ष था और अप्रत्यक्ष रूप, कह रहे हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा। ठीक है, क्या रहा, बहता रहा और कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने, कह रहे कि हमारे सामने आता रहा है कि हमने ऐसे ही मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है। ऐसे मूर्त रूप को हम लोग चलते फिरते और हंसते रूप को हमने क्या किया भैया, देखा है। और जिसने अमरत्व की याद दिलाकर, जिसने हमें अमरत्व रूप को याद दिला करके हमारी सूखी हड्डियों में भी नई जान नई जोश डालने का जो काम किया, हमारी मृत प्राय शरीर में, कह रहे कि हमारी मृत प्राय शरीर में, हमारी जो मरे हुए के समान जो शरीर है, सूखापन है, उस शरीर में प्राण लाने का जो नए प्राण लाने का या नए प्राण फूके और मुरझाए हुए, कह रहा है कि मुरझाए हुए दिलों को फिर खिला दिया, फिर क्या किया, खिला दिया। ठीक है, या जगा दिया। आप मान लो कोई बात को लेकर, कोई परेशानी को लेकर के आप कोई गहरी चिंता में पड़े हुए हैं, कोई ऐसा आपके साथ काम हो जाए जो आप चाहते हो, तो तुरंत ही मन में प्रसन्नता आती है, अरे वाह क्या हो गया, अब तो लग रहा है कि जैसे पावर्स आ गया है, अब कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आप कोई काम करते हैं, पढ़ाई से ही संबंधित बात बताएं, कोई किसी कवि की, किसी लेखक की रचनाओं को आप तैयार करते हैं और वो आपका तैयार नहीं होता है, और पढ़ते पढ़ते कभी वही चीज आपको तैयार हो जाता है, इतना मजा आता है भाई कि रसमलाई को भी फेल कर देता है, रसमलाई को भी फेल कर देता है। ठीक है, देखो अब क्या कह रहा है, कह रहे कि यह अमरत्व सत्य, यह क्या कह रहा है, अमरत्व सत्य और अहिंसा, सत्य और क्या भैया, अहिंसा का है, जो केवल इसी देश के लिए ही नहीं बल्कि आज मानव मात्र के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। अच्छा, ये कहना क्या चाहता है, ये बताइए कि ये कहना क्या चाहते हैं, महाशय को कहने का तात्पर्य क्या है, ये इनका तात्पर्य क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। तो कह रहा है यह एक नैतिक और आध्यात्मिक, ठीक है, यह नैतिक और आध्यात्मिक, यानी कह रहा है, इसको अगर हम लोग को व्याख्या करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं दर्शा भी दिया हूँ। हाँ, गद्यांश का संदर्भ लिखने में बहुत से लोगों को अगर दिक्कत आती होगी तो उससे भी सरल तरीके में हम लोग कैसे लिखेंगे जाने। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड में संकलित पाठ का नाम लिख लेना है, भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि इसके लेखक के बारे में भी विवरण दे देते हैं कि इनके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, या जो भी लेखक है उनका नाम यहाँ पर लिख देते हैं, तो भी सही है, और इतना भी लिखते हो आप तो भी सही है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, समझ में आ रही है। चलो आओ अब जानते हैं इसकी हम लोग व्याख्या कैसे करेंगे। तो व्याख्या करेंगे कैसे भैया, कह रहे कि यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है। क्या भैया, नैतिक मतलब न्याय होता है, न्यायिक, ठीक है, और आध्यात्मिक, ठीक है, स्रोत है जो क्या है, अनंत, यानी लंबे समय से भाई, लंबे समय से, चिरकाल से, लंबे समय से प्रत्यक्ष था। नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत जो है, लंबे समय से यह क्या था भाई, प्रत्यक्ष था, और कह रहा है कि अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है, संपूर्ण देश में क्या रहा भैया, चलता रहा है। और क्या कह रहा है, कह रहे कि कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने
आता रहा है। कभी कभी तो ये क्या होता है कि पीछे के रूप दे करके हमको समक्ष दिखाई भी देता है, सामने दिखाई भी देता है, पर हमें मालूम नहीं पड़ता है। ठीक है, वही कह रहे हैं कि मूर्त रूप में आता रहा है और हमने ऐसे ही मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है। हमने ऐसा रूप देखा है कि वह कभी कभी तो हंसता है, कभी कभी रोता है, कभी कभी खुश रहता है, कभी कभी नाराज हो जाता है, और कभी कभी क्या है, चलते फिरते रहता है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि और जिसने अमरत्व को याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में प्राण डालने का, जान डालने का, कहे तो पावर डालने का, वो 2.5 किलो का हाथ, वो जो बोलते हैं ना सनी देओल वाला, 2.5 किलो का हाथ जब जिस पे पड़ता है भैया आदमी नहीं उठता है। वही कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति आपके अंदर जगाए, जैसे जब सेतु जब सीता मैया का खोज करने के लिए जाना था, तो हनुमान की भी चेतना अंदर जगाने के लिए जो बाली सुग्रीव और सुग्रीव और जो जटायु थे, क्या थे वो लोग मिल करके उनका गुणगान किए, बखान किए, तब उनके अंदर आया पावर। अब एकदम उड़ान भरे और गए, रावण की लंका की तहस नहस एकदम करके, एकदम सफाया करके चले आए और बताए प्रभु से, और आए भी तो पूरे लंका को ही जला दिए। ठीक है, और उसके बारे में तो आप लोग जानते हैं, ज्यादा बोलेंगे भाई तो काफी समय लग जाएगा का। चलो आओ देखते हैं। अब देखो लिखेंगे कैसे, मैं लिखा भी हूं यहाँ पर, दर्शाया भी हूं, जहां तक समझ में आती है तब देखिए। कह रहे कि भारतीय संस्कृति रूपी विशाल सागर में आकर गिरने वाली जाति, धर्म, भाषा रूपी आदि नदियों में एक ही भाव, शुद्ध, स्वच्छ, शीतल तथा स्वास्थ्यप्रद भारतीय रूपी एकता का जल अमृत के समान, किसके समान भाई, अमृत के समान प्रवाहित होता रहा है। हाँ, ये है, लंबे समय से जाति, धर्म, वर्ण की व्यवस्थाएं क्या रही कि चलती आ रही, ये है, ये फलाना है, ये टिंगा है, टिमका है, ये मतलब जो भी बातें हैं, ये लंबे समय से चल रही हैं। ठीक है, वही कह रहा है, सत्य, न्याय, धर्म, अधर्म की बातें लंबे समय से चलती आ रही हैं, कोई आज नई पर नहीं उत्पन्न हुई है कि नहीं, अरे ये इन्होंने झूठ बोल दिया, इन्होंने असत्य कर दिया मेरे मेरे साथ, इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, फलान टिंका, मतलब इस कोई मतलब नहीं, ये लंबे समय से चल रहा है भाई। फिर कहा, क्या कहा, कह रहे कि आज यह जल, ये देखिए, कह रहे कि और जिसने अमरत्व की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई जो मज्जा है, जो नई उमंग है, जो नई नई जोश उत्पन्न किए हैं, ठीक है, डाल रहे हैं, वो मृत प्राय शरीर के, यानी जो मरे हुए शरीर में नए प्राण डालने के समान है, नए प्राण डालने के क्या है भैया, समान है। ठीक है, वही बात यहाँ पर हम दर्शा रहे हैं कि आज यह जल राजनीतिक स्वार्थ, सांप्रदायिकता, आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता आदि के द्वारा मलिन हो गया है। ठीक है, और हमें आज सदियों पहले प्रवाहित उसी अमृत तत्व का क्या है भैया, तलाश है। ठीक है, उसी अमृत तत्व का क्या है भाई, तलाश है। इतनी बातें क्लियर है, समझ में आ रही है। ठीक है, देखिए इतनी बातें समझ में आ रही है आपको। अब देखिए इसके आगे, यहां से कह रहा है, फिर से देखिए शुरू से हमने क्या यहाँ पर दर्शाया है, कह रहे कि भारतीय संस्कृति रूपी विशाल सागर में आकर गिरने वाली क्या है भाई, जाति, धर्म, भाषा रूपी आदि नदियों में एक ही भाव से, कह रहे भैया एक ही भाव से शुद्ध स्वच्छ, शीतल तथा स्वास्थ्यप्रद भारतीय रूपी एकता का जल अमृत के समान क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है, इतनी बातें समझ में आ रही है आप लोग को। चलिए आगे देखिए, फिर क्या कह रहा है कि आज यह जल राजनीतिक स्वार्थ, सांप्रदायिकता,
मतलब राजनीतिक स्वार्थ में चूर होकर इसमें जो फूट डालने का जो कार्य किया जा रहा है, वही कह रहा है कि यह जल राजनीतिक स्वार्थ, सांप्रदायिकता, आतंकवाद और धार्मिक कट्टरता आदि के द्वारा क्या हो गया भैया, मलिन हो गया है, अर्थात कहे तो धूमिल हो गया है। वह जोश नहीं रहा जो अपनी मातृभूमि के लिए लड़ाई करे। सभी लोग अपने अपने, अच्छा बताओ, जैसे 4 वर्ण हैं, अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये 4 वर्ण पहले से बनाया गया है या है भी। अब ये सब अपने अपने मत का अनुसार करने लगे, सब अपने मत को चुनने लगे कि भैया मैं ये हूं तो मैं ये हूं, तो मैं ये करूंगा भैया, ये करूंगा। तो ऐसे देश का खंडन हो जाएगा, पूरा बट जाएगा। देखिए, अगर हम इस दो चीज को एक साथ तोड़े तो तोड़ने में समय लगेगा। अगर इसी को खंड खंड करके अगर इसको तोड़े, तोड़े तो तुरंत टूट जाएगा। तो कभी भी कहा जाता है, पहले की बात की भाड़े की जो लाठी होती है वह, मतलब ये पांचों उंगलियां है, अगर एक एक किसी से सामना करेंगे तो कट जाएंगे। अगर ये पांचों एक साथ मिल जाए और मुट्ठी बन जाए तो बड़े बड़े महासुर का सामना कर सकती है। उसी तरह देश में जो सभी पंचवर्गीय लोग हैं, जो हमारे चारों वर्ग के लोग हैं, अगर एक साथ मिलकर रहे तो देश का विकास तो होगा ही होगा, और उनके जो धर्म, जाति, जो वर्ण व्यवस्था है, उनका भी विकास होगा। तो वही यहाँ पर देखिए कर कि क्या हो गया भैया, मलिन हो गया। अगर यह राजनीतिक राजनीतिक चिंताएं जो है ना ये भैया, अगर ये हट जाए, जो स्वार्थ की जो भावना है, लालच, जो सांप्रदायिकता है, आतंकवाद को फैलाना, धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देना कि ये मेरा है, वो धर्म है, ये है भैया, इसकी बातें अगर कर रहा है तो धीरे धीरे क्या होता है, पूरे देश में कट्टरपंथीता फैल जाती है, और देश की जो बातें होती है वह क्या हो जाती है, मलिन हो जाती है, धूमिल हो जाती है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, कह रहे कि हमें आज सदियों पहले प्रवाहित उसी अमृत तत्व का क्या करना है, तलाश करना है, ठीक है। और हमारी हार्दिक इच्छा है कि विभिन्न प्रकार के विचारधाराओं के रूप में, किस प्रकार के, विभिन्न प्रकार के विचारधाराओं के रूप में इन नदियों में अमृत रूपी जल, कैसा जल, अमृत रूपी जल सदैव क्या होना चाहिए, बहता रहना चाहिए। अमृत रूपी जल का प्रवाह मन बना रहे, अर्थात क्या हो, बहते रहे, ठीक है। और कह रहा है कि जिससे सभी लोगों के प्रेम, राष्ट्रीयता की भावना का संचार हो, राष्ट्र के प्रति प्रेम का उद्गार हो, राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना बरसे, सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करें, सभी लोग एक दूसरे को राजनीतिक बातों को हटा करके, नष्ट करके एक दूसरे व्यक्ति से मेल हो, ठीक है। वही बात कह रहा है कि भावना का संचार हो, सभी के लोग जाने। कह रहे कि यद्यपि, यानी आज भी इस देश ने तरह तरह के, यानी अलग अलग प्रकार के संकट झेले हैं, अनेक प्रकार के, इसी के वजह से संकट झेले। सन 1965 में जो लड़ाई हुई थी वो जाति वर्ण व्यवस्था पर ही थी। 1971 जो लड़ाई हुई थी, 1857 की मतलब ऐसी ऐसी जो क्रांतियां हुई, जो लड़ाइयाँ हुई, इन्हीं सब की वजह से हुई। जाति प्रथा, कोई पंडित जी है तो कहे भैया मैं पंडित जी ये कर दूंगा, वो कर दूंगा भैया, उसी में कोई चमार आ जाए कहे ये भैया मैं ये कर दूं, उसी में कोई भाई ये यादव आ जाए तो अपना डिंग हाँके, छतरी आ जाए वो अपना डिंग हाँके, तो सब अलग अलग बढ़ जाएंगे। तो भाई देश के लिए कौन बात करेगा, देश के लिए भी तो कोई बात करने वाला चाहिए ना जी। वही बात कह रहा है। फिर क्या कह रहा है कि हम लोग बहुत प्रकार के संकट झेले हैं, तथापि कह रहे कि भारतीय संस्कृति की विभिन्नता में एकता एक ऐसा तत्व है जो आज तक मिटाया नहीं जा सका। भारतीय संस्कृति की विभिन्नता में मतलब अलग अलग लोगों की भावनाओं में, कि अलग अलग बटे हुए लोगों की आशाओं में एकता एक ऐसा तत्व है जो आज तक मिटाया ही नहीं जा सकता। हाँ, एकता में बड़ी ताकत होती है। अगर सभी लोग एक मिलकर
कोई काम को करते हैं तो बड़ी जल्दी से हो जाता है, वही एक व्यक्ति एक काम को करेगा तो काफी समय लगेगा, उस काम को समय लगेगा। ठीक है, तो कहा जाता है कि एकता में बड़ी बल होता है। ठीक है, अब आइए हम लोग, आप इस गद्यांश के ऊपर मैं एक हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, आप उनका नाम जानते होंगे शायद, आदित्यनाथ योगी। ठीक है, तो वो क्या बोले हैं कि कटेंगे कि तो बटेंगे। अगर हम लोग सही कह रहा है, इस पे जो उनका एक तथ्य जो सटीक बैठ रहा है, हम लोग सभी आपस में ही बट जाएंगे तो पड़ोसी देश जो होगा इसका लाभ उठाएगा। जिसके पलड़ा भारी होगा, जिस तरफ वो जा करके उससे कहेगा कि मैं आपको इतना दूंगा, आपको ये दिलाऊंगा, ऐसी बातें करेगा और देश का खंडन हो जाएगा। ये बातें, ये पंक्ति हमको बहुत अच्छी लगी। तो आगे हम लोग दूसरे गद्यांश के विषय में जानेंगे। इतनी बातें जिनको क्लियर है बहुत अच्छे तरीके से, और अगर जिनको क्लियर नहीं है वो कमेंट में दर्शाएंगे कि सर मुझे ये चीजें नहीं आ रही है समझ में, वो हमें बता दीजिए, तो मैं उसको भी बताऊंगा। क्या सही बात है ना? सही बात है कि नहीं है ना? चलो देखो, आगे हम थोड़ा इसको बता दें, एक पॉइंट आगे दर्शाते हैं कि आगे वाला पॉइंट क्या है। इस पे एक क्वेश्चन और 3-4 क्वेश्चन इस पे पूछता है, उस क्वेश्चन को देख लिया जाए। तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है इस पे? ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हम लोग से पूछता है कि तीसरा क्वेश्चन कि लेखक ने गद्यांश में क्या संदेश देना चाहा है। लेखक ने गद्यांश में लेखक ने गद्यांश में क्या संदेश देना चाहा है? क्या संदेश देना चाहा है भाई? लेखक ने इस गद्यांश में सत्य अहिंसा के सिद्धांत पर अपने जीवन यापन करने का ही तो संदेश दिया है, यही तो दिया है। तो इसका उत्तर हम लोग लिख लें भाई। इसका उत्तर क्या है कि लेखक ने इस गद्यांश में इस गद्यांश में सत्य अहिंसा के सिद्धांत को सत्य अहिंसा के सिद्धांत को जीवन में उतारने का संदेश दिया है। जीवन में उतारने का संदेश दिया है। ठीक है, संदेश दिया है। नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत क्या है, ये आप लोग बताएंगे। नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत क्या है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट में दर्शाएंगे कि नैतिक और आध्यात्मिक का स्रोत क्या है, इसके विषय में आप लोग बताएंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे वाले गद्यांश के विषय में जानेंगे, अगले गद्यांश के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर? आगे देखिए, इसी गद्यांश में थोड़ा एक क्वेश्चन पूछ रहा था कि गद्यांश में जो है, इस गद्यांश में नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत क्या है। नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत क्या है, तो इसके विषय में जानिए। कह रहे कि राष्ट्रीय
राष्ट्रीय एकता की भावना, राष्ट्रीय एकता की भावना। फिर क्या कहा, नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है। क्या भैया, कह रहे कि नैतिक आध्यात्मिक स्रोत क्या है, तो राष्ट्रीय एकता की भावना के लिए है, राष्ट्रीय एकता की भावना। ठीक है भाई। अब दूसरा देखिए क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि किस रूप के चलते फिरते रहने की बात यहाँ की गई है। तो गांधी जी ही पतले सूखी हड्डी के समान थे, तो कह रहे कि गांधी जी के रूप में, किसके रूप में, गांधी जी के रूप में राष्ट्रीय एकता के मूर्त रूप में चलते फिरते की बात कही गई है या बात की गई है। ठीक है। अब अगला जानिए, कह रहे कि महात्मा गांधी कौन सा अमरतत्व सूखी हड्डियों में, सूखी हड्डियों में डाला, या पूछ रहा है कि हमें अमरतत्व की याद दिलाकर किसने हमारे मृत प्राय शरीर को, शरीर में नए प्राण फूके हैं, नए प्राण फूके हैं, किसने भाई, तो किसने किया, महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने हमें सत्य और अहिंसा अमरतत्व की याद दिलाकर, किसकी याद दिलाकर, अमरतत्व की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में, हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल हमारे मृत शरीर में, मृत प्राय शरीर में नए प्राण क्या किए हैं, फूके हैं। अब बात आई, अब क्लियर हो गया। ठीक है। ये मैं पूछा था आप लोग से कि गद्यांश में नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत क्या है, तो राष्ट्र की एकता, एकता की भावना ही क्या है, नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है। ठीक है। अब आगे हम लोग जानते हैं, देखिए ये दूसरी गद्यांश है जिसको हमने यहाँ पर नोट किया है, और इनकी जो रेखांकित अंश की व्याख्या है वो भी यहाँ पर दर्शा दिया हूँ। ठीक है। तो सर्वप्रथम हम लोग ऊपर वाला जानेंगे कि ये क्या कहा है और क्या इसकी विवेचनाएं हैं। ठीक है। और ये क्या कहना चाहता है। देखिए कह रहे कि आज हमारे इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वास्थ्य अमृत के तलाश में है, और हमारी इच्छा अभिलाषा का प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी इस तरह बहता रहे, और इनको वह अमरतत्व देता रहे जो जमाने के हजारों थप्पड़ों बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए और रखेगा। अब देखिए इसमें कुछ चीजों को संजोया भी है, कुछ चीजों को लुप्त भी किया है। आइए जानते हैं ये कहा क्या है। कह रहे कि हमारी इसी निर्मल शुद्ध शीतल, ठीक है, आज हमारी इसी निर्मल शुद्ध, इसी कहा है, तो आज हमारी भारतीय संस्कृति, ठीक है, आज हमारी भारतीय संस्कृति रूपी विशाल सागर से आकर के निर्मल यानी स्वच्छ, ठीक है, शुद्ध, शीतल और स्वास्थ्य, कह रहा है कि और स्वास्थ्य, क्या भाई, स्वास्थ्य, अमृत के तलाश में, क्या भैया, तलाश में, और हमारी इच्छा अभिलाषा, इच्छा का मतलब है, अभिलाषा का मतलब इच्छा होता है भैया, अभिलाषा का प्रयास यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई, क्या है, बहती हुई नदियों को इस तरह बहता रहा है। अर्थात इसका कहने का तात्पर्य क्या है, इसकी व्याख्या करके समझते हैं। कहने का तात्पर्य, कवि कहते हैं, अर्थात लिखेंगे कि प्रसाद जी कहते हैं कि भारतीय संस्कृति,
भारतीय संस्कृति रूपी विशाल सागर में आकर गिरने वाली जाति गिरने वाली जाति धर्म भाषा रूपी आदि नदियों में एक ही प्रकार के भाव से शुद्ध स्वच्छ शुद्ध स्वच्छ शीतल क्या है यहाँ पर निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ शुद्ध स्वच्छ शीतल तथा स्वास्थ्यप्रद भारतीय रूपी एकता का जल अमृत के समान भारतीय रूपी एकता का जल किसके समान अमृत रूपी जल के समान क्या हो रहा है भैया प्रवाहित हो रहा है क्या हो रहा है प्रवाहित हो रहा है और आज यह जल राजनीतिक स्वार्थ सांप्रदायिकता आतंकवाद धार्मिक कट्टरता आदि के हाश में क्या हो रहा है आदि के हाश में मलिन हो गया है कह रहा है कि इसके साथ साथ आज यह जल क्या हो रहा है राजनीतिक स्वार्थ अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए सांप्रदायिकता फैलाना आतंकवाद फैलाना कट्टरपंथी बनना ये क्या है भाई ये हमारे हाश मलिन हो गए हैं ठीक है अब देखिए कह रहे कि हमें आज सदियों पहले प्रवाहित अमृतत्व की तलाश है हमें वही सदियों पहले प्रवाहित अमृतत्व की तलाश है जो पहले था कि एक झापड़ मार देने के बाद भी व्यक्ति क्या करते थे कि दूसरा गाल आगे कर देते थे और एक दूसरे में भाईचारा इतना अच्छा था कि बड़े बड़े तुर्रम खान को भी हम लोग अपने देश से भगाने का कार्य किए वही कह रहा है कि हम उसी अमृतत्व की तलाश में हैं कि वो हमें मिल जाए और हमारी हार्दिक इच्छा है हमारा मन की इच्छा है कि विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं विभिन्न विचारधाराओं अलग अलग प्रकार की विचारधाराओं के रूप में इन नदी में अमृत रूपी जल सदैव क्या हो प्रवाहमान हो अर्थात बहता रहे प्रवाहमान बना रहे अर्थात क्या हो बहता रहे जिससे सभी लोगों की प्रेम राष्ट्रीयता की भावना का संचार हो क्या हो भैया संचार हो जिससे सभी लोगों के प्रेम आपस में बने रहे और राष्ट्रीयता का क्या हो भैया संचार हो यानी राष्ट्र के प्रति सभी लोग समर्पण हो किसी भी प्रकार की जाति वर्ण व्यवस्था राजनीतिक सांप्रदायिकता और स्वार्थ की भावना तथा कट्टरपंथी चाहे धार्मिकता को लेकर के धार्मिक स्थिति को लेकर के ऐसा विवाद न उत्पन्न हो जिससे कि हमारा देश फूट पड़े यही कहना चाहते हैं प्रसाद जी और देखिए कह रहे हैं कि यद्यपि यानी आज भी इस देश ने तरह तरह के संकट झेले हैं अनेक प्रकार के संकट झेले हैं ठीक है तथापि भारतीय संस्कृति की भी विभिन्नता में एकता जो झलकती है देखिए यह अंतिम आपका इसमें का प्रश्न है देखिए बच्चों देखिए यह हमारा गद्यांश का अंतिम क्वेश्चन है कह रहे कि कृतियों को देवनागरी लिपि में छपवाने का जो श्रेय है
ठीक है, क्यों सुझाव दिया गया? श्रेय कह रहे हैं, सॉरी, कह रहा है कि कृतियों को देवनागरी लिपि में छपवाने का सुझाव क्यों दिया गया? तो आइए जानते हैं भैया। यहाँ पर कह रहे हैं कि कृतियों को देवनागरी लिपि में छपवाने का सुझाव इसलिए दिया गया कि क्योंकि ऐसा होने से वह साहित्यिक वह साहित्य देश के अधिक से अधिक अधिक से अधिक लोगों के लिए क्या हो सके? उपयोगी हो सके। क्या हो सके भाई? उपयोगी हो सके। ठीक है, सबको समझ में आया? एक एक बिंदु पर चर्चा किए, आपको सभी को समझ में आया ना भाई? ठीक है, और कोई ये नहीं समझेगा कि ये ऑफलाइन क्लासेस है, ऑनलाइन लाइव क्लासेस है। थोड़ा ठंडी लग रही तो स्वेटर एक और पहनना पड़ा। ठीक है भाई, अब ठंडी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और ठंडी में आप लोग को ये काम करना है कि पढ़ाई करते रहना है। ठीक है, रजाई में बैठकर या साल स्वेटर जो भी मिले उससे। क्योंकि मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो गुजर गया उसे याद मत करो, जो गुजर गया उसे याद मत करो, मुकद्दर में जो लिखा है उसकी फरियाद मत करो। जो गुजर गया उसकी याद मत करो, मुकद्दर में जो लिखा है उसकी फरियाद मत करो। मुकद्दर में जो लिखा है वो देख कर रहूँगा, मुकद्दर में जो लिखा है वो देख कर रहूँगा। तुम कल के चक्कर में आज बर्बाद न करो, तुम कल के चक्कर में आज बर्बाद न करो। तो मैं फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ अभिषेक स्टडी जोन पर। आप सभी नियमतः जुड़ते रहें। मुझे आप लोग से एक थोड़ी सी नाराज़गी है कि आप अपने भाइयों तक हम लोग की इस मेहनत को साझा नहीं करते हैं। अगर हमसे कहीं भूल हो जाए, अगर कहीं गलती दिखे आपको, तो आप हमें कमेंट में दर्शावें कि सर आप यहाँ पर गलती कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं और एक एक ये कंटेंट इस किताब से उस किताब से, उस सीरीज़ से इस सीरीज़ से कई मिलाने के बाद आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। अभिषेक भैया की मानसिकता थी कि 30 दिन 30 क्लास चले। ठीक है, तो हम लोग का प्रयास रहेगा कि आप लोग का मार्क्स अच्छा से अच्छा आवे, कि ताकि हमसे और भी बच्चे जुड़ने का प्रयास करें। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आप लोग जुड़ना ना भूलें अभिषेक स्टडी जोन पर नित्य प्रतिदिन। ठीक है भाई? हाँ, और जितना पढ़ाया जा रहा है उतना ध्यान से पढ़ते जाइए। आपका पेपर निकलवाने के लिए पाठक सर हैं। हिंदी में कहीं से अगर कोई भी दिक्कत आ जाए तो कहिएगा। जितना गद्य और पद्यांश, ये 30 दिन का हम लोग का टारगेट है। इसमें कहीं से अगर कोई दिक्कत आ जाए तो कहिएगा सर आपने ऐसे नहीं बताया, वैसे नहीं बताया। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।